नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय गति 95 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। टीकाकरण की सुस्त होती रफ्तार पर हैरानी नहीं, इसके आसार पहले से ही नज़र आ रहे थे कि जितनी संख्या में प्रतिदिन टीके लगने चाहिए उतने नहीं लग पाएंगे, क्योंकि पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध ही नहीं हैं। निसंदेह इसकी एक बड़ी वजह यही रही कि समय रहते उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यदि दिसंबर और जनवरी में ही अग्रिम राशि देकर बड़ी संख्या में टीके के ऑर्डर दे दिए गए होते तो जो स्थिति बनी उससे बचा जा सकता था। शायद औरों की तरह टीकाकरण का काम देख रहे लोग भी यह अनुमान लगा पाने में नाकाम रहे कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इतनी जल्दी और इतने भयंकर रूप में आ सकती है। कायदे से उन्हें संक्रमण की दूसरी तीसरी लहर का इंतज़ार करने के फेर में पड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अन्य देश अपने टीकाकरण अभियान को गति देने में लगे हुए थे। जो गफलत हो गई उस पर अफसोस करने से कोई लाभ नहीं, लेकिन कम से कम अब तो यह होना चाहिए कि यथाशीघ्र टीके उपलब्ध कराने और टीकाकरण की गति तेज करने की कोई ठोस रूपरेखा बने। इस रूपरेखा को तय कर यह भी स्पष्ट किया जाए कि कितने समय बाद कितने टीके उपलब्ध होंगे, ताकि उनकी आपूर्ति और वितरण को लेकर संशय का माहौल दूर हो। पैरा। यह ठीक नहीं कि विदेशी कंपनियों के जिन टीकों का उत्पादन भारत में होना है उनके बारे में अभी भी बहुत स्पष्टता नहीं है। लगता है कि रूसी टीके स्पुतनिक को छोड़कर अन्य विदेशी टीकों के भारत में उत्पादन को लेकर अभी भी कोई पेच फंसा है। इसी तरह यह भी साफ नहीं कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की टीका उत्पादन क्षमता वास्तव में कब से कितनी बढ़ने वाली है। इस मामले में तो एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए। ऐसे समय जब टीकाकरण अभियान लगातार शिथिल होता जा रहा है, तब टीकों की ठीक ठाक आपूर्ति के मामले में अनुमान लगाने या उम्मीद जताने का कोई मतलब नहीं। अब तो यह भी लगता है कि कुछ राज्यों की ओर से अपने स्तर पर टीकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की जो पहल की गई है वह भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचने वाली। बेहतर हो कि इस मामले में केंद्र ही आगे आए, क्योंकि लगता नहीं कि राज्य अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदने में सक्षम हो पाएंगे। यह भी सर्वथा उचित होगा कि जैसे ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए एक समिति बनाई गई, वैसे ही टीकों की तंगी दूर करने के लिए भी कोई सक्षम समिति बने। अब तक ऐसी कोई समिति बन जाती तो संभवतः नतीजे कुछ और होते। पैरा। सामूहिक प्रयासों से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, लेकिन लापरवाही उसे और मुश्किल बना देती है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर ने हिमाचल प्रदेश में भी समस्त समाज को परेशान कर रखा है। हर रोज़ हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा रही है। सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई पाबंदियां भी लगाई हैं। लोग भी अपने स्तर पर संक्रमण फैलने से
रोकने के प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद के लिए भी हाथ बढ़े हैं। कोई दवा का इंतजाम कर रहा है तो कोई ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचा रहा है। मास्क व सैनिटाइज़र भी लोगों को बांटे जा रहे हैं। कई स्वयंसेवी अपने क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाए हैं। बिना काम वाले मज़दूरों के लिए भी राशन की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसलिए ज़रूरी सामान की दुकानें भी तय समय के लिए खोलने की छूट दी गई है। यही प्रयास है कि लोग घरों में ही रहें। सभी के प्रयास का परिणाम भी दिखने लगा है। पहले की अपेक्षा अब नए मामलों में कमी आई है, लेकिन चिंतनीय है कि अभी मौतों में कमी नहीं आ रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें कमी आएगी। यह तय है कि लोगों ने किसी तरह की लापरवाही नहीं की और हिदायतों पर नियमों का सख्ती से पालन किया तो जल्द ही महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। यह बात सभी को समझनी होगी कि अब किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। यह सही है कि बंदिशों के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये दिक्कतें महामारी के सामने कुछ भी नहीं हैं। महामारी पर काबू पाने के लिए कुछ समय के लिए लोगों को संयम रखना होगा। महामारी ने लोगों को कई तरह के सबक भी दिए हैं। इससे लोगों को यह भी पता चला है कि किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर के लिए क्या ज़रूरी है। इसलिए जीवन शैली में बदलाव लाया जाना बहुत ज़रूरी है। खान पान व रहन सहन की आदतें बदलने से लोग स्वस्थ रहेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन हिदायतों को लोग आत्मसात करेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। पैरा, मनुष्य का सहज स्वभाव है कि जो वस्तु उसे जितनी सहजता से उपलब्ध होती है वह उसका उतना ही कम मूल्य समझता है। उसकी दृष्टि में किसी भी वस्तु की महत्ता उसके बाजार मूल्य से ही निर्धारित होती है, परंतु यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। व्यक्ति स्वर्ण को अधिक महत्व देता है, उसकी तुलना में अन्न को नहीं, क्योंकि सोना महंगा है और अन्न सस्ता। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो देखेंगे कि व्यक्ति सोने के बिना तो जीवित रह सकता है, पर अन्न के बिना नहीं। पैरा, इसी प्रकार अन्न और जल की तुलना करने पर हम देखेंगे कि जल ज़्यादा ज़रूरी है। अन्न के बिना व्यक्ति कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना नहीं। लेकिन अन्न का भाव जल से ज़्यादा है। अन्न को जल से ज़्यादा महत्व मिलता है। इसी प्रकार जल से अधिक वायु की आवश्यकता है। जल बिना मनुष्य कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु वायु के बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन वायु का कोई भी मूल्य हम नहीं लगाते। पैरा, वस्तु तो यह हमारी अर्थपरक दृष्टि है, वह उचित नहीं है, परंतु इसके बावजूद हम मुद्रा से नियंत्रित व्यवहार को महत्व देते हैं। हमें जिस कार्य से धन की प्राप्ति हो, हम वही काम करना पसंद करते हैं। इसकी तुलना में हम यह भी नहीं सोच पाते कि किस वस्तु या व्यक्ति का हमारे जीवन में धन से भी अधिक महत्व है। हमें समझना होगा कि धन को ही महत्व देने वाले व्यक्ति की स्थिति अंत में उसी राजा की तरह हो जाती है जिसे यह वरदान मिला था कि
वह जिस भी वस्तु को छुएगा वह सोने की हो जाएगी। जब वह अपने भोजन को करने के लिए हाथ लगाता तो वह भी सोने का हो जाता। अंत में उसे जीवन के वस्तुओं के वास्तविक महत्व की समझ आई। क्या आज के भौतिकवादी युग में हमारी स्थिति भी ऐसी ही नहीं हो गई है? जाहिर है हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। स्टॉप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।